नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सीपीसीटी का एग्ज़ाम जो कि 17-18 सितंबर को है, तो उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। तो लगभग हर एग्ज़ाम में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से आते ही हैं। तो आपको इस वीडियो में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उनके कंसेप्ट बताए जाएंगे कि क्वेश्चंस एक्चुअली कैसे करने हैं, और काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो डैश वह प्रोग्राम है जिनका प्रयोग डेटा को चोरी व नष्ट करने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र, सर्च इंजन, मालवेयर और कीलॉगर। क्या बोला हुआ है? वह प्रोग्राम जिनका प्रयोग डेटा को चोरी और नष्ट करना, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को नष्ट कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं। तो अब देखिए, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, मालवेयर और कीलॉगर है। तो ब्राउज़र जो होते हैं वो सर्च किस लिए इस्तेमाल होते हैं? वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। वहीं पर इंटरनेट पर किसी भी इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। तो दोनों का ही काम क्या कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जो काम दिया गया है वो कैसा है, डिस्ट्रक्टिव काम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आंसर ये दो तो हो नहीं सकता। बच्चा कीलॉगर, तो कीलॉगर का काम क्या है? तो कीलॉगर का इस्तेमाल किया जाता है आपके डेटा के, मतलब आप जो कीज़ दबाते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, मालवेयर। क्यों? मालवेयर का मतलब क्यों जाता है, मेलिशियस प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? मेलिशियस प्रोग्राम हो जाएगा, जिसका अर्थ ही है ऐसे प्रोग्राम जो क्या करते हो, दुर्भावना रखते हो, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा सी। तो चलिए अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन फायरवॉल के बारे में सत्य है? यह विशेष प्रकार की वॉल होती है जो सिस्टम को वायरस से बचाती है। यह विशेष प्रकार का प्रोग्राम है जो इंटरनेट डेटा के उपभोग को कम करती है। यह विशेष प्रकार के सूटकेस हैं जो कंप्यूटर की रक्षा करता है। और नंबर 4, यह विशेष प्रकार के प्रोग्राम हैं जो कि अनाधिकृत प्रवेश को रोकते हैं। तो सवाल क्या बोला हुआ है, फायरवॉल। तो अगर हम फायरवॉल के बारे में थोड़ा सा ध्यान करें, फायरवॉल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो फायरवॉल का मतलब हो जाता है एक ऐसा सिस्टम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना हुआ है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए। तो अगर हम बात करें तो पहले वायरस से बचाने के बारे में बात की गई है, तो फायरवॉल का काम वायरस से बचाना नहीं है। वहीं पर दूसरा क्या है, इंटरनेट डेटा के उपभोग को कम करना। तो फायरवॉल का इंटरनेट के डेटा से कोई संबंध होता ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरा क्या, कंप्यूटर की रक्षा करता, सही बात है, लेकिन ये कोई सूटकेस नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो यहाँ पर आंसर बचता हमारा डी। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम जो कि अनाधिकृत प्रवेश को रोकता है, और यही डेफिनेशन है फायरवॉल की। और फायरवॉल के बारे में एक फैक्ट और सुन लीजिए, ये सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों से मिलकर बनता है। इसके अलावा इसे कंप्यूटर की पहली सुरक्षा पंक्ति भी कहते हैं। याद रखिएगा, आप काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर की पहली सुरक्षा पंक्ति क्या है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा फायरवॉल। अब फायरवॉल की भी टाइप होते हैं, जिसको अगर मैं समझाने बैठूंगा तो एक अलग से वीडियो बन जाएगा। और अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए होता है कि कोई भी नेटवर्क सुरक्षित है? IANA, ICANN, IEEE और CIA। तो यहाँ पर क्या है, क्या बोला हुआ है, एक संस्था के बारे में बात की गई है। तो कौन सी संस्था लगेगी? तो यहाँ बोला हुआ है कि निम्न में से कौन सी संस्था ऐसी है जो क्या करती है, यह बताती है कि हमारा नेटवर्क सुरक्षित है या नहीं। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, नेटवर्क सुरक्षित के बारे में बात की गई है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सिक्योर हैं, कौन से स्टैंडर्ड का पालन करेंगे। तो इसे बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी IEEE। कौन रिस्पॉन्सिबल है? IEEE है। तो IEEE एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, आपके स्टैंडर्ड बनाती है और यह बताती है कि इनका प्रयोग कमर्शियली, इनका प्रयोग पर्सनली करना सुरक्षित है या नहीं। इसके अलावा IANA और ICANN दोनों ही ऐसी संस्थाएं जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। अब इनके बारे में बात अपन किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी आपका काम है IEEE का फुल फॉर्म मुझे बताना। IEEE का फुल फॉर्म लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए, देखता हूँ किसका आंसर सबसे पहले आता है। तो चलिए अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डैश वह विशेष प्रोग्राम होते हैं ये जो यूज़र की जानकारी के बिना कंप्यूटर में पैठ जमा लेते हैं तथा अपनी प्रतिलिपियां बनाकर कंप्यूटर की गति को कम कर देते हैं। वर्म, वायरस, एडवेयर और रैंसमवेयर। तो पहली बात क्या बोला हुआ है, जो यूज़र की जानकारी के बिना कंप्यूटर में पैठ बना लेते हैं। दूसरा क्या है, अपनी प्रतिलिपियां बनाकर।
गति कम कर देते हैं। तो अगर हम बात करें इन चारों चीज़ों के बारे में, तो देखो यूज़र की जानकारी के बिना तो वर्म भी आता है और वायरस भी आता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें और रैंसमवेयर भी आता है। लेकिन क्या बोला हुआ, प्रतिलिपियां बनाना। तो प्रतिलिपियां बनाना हमारा किसका काम है, प्राइमरी तौर पर प्रतिलिपियां बनाना वर्म का काम है, क्योंकि वर्म का पूरा नाम क्या है, राइट वंस रीड मैनी। क्या है, राइट वंस रीड मैनी। तो इसलिए आप क्या देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि वर्म आंसर लगाया जाएगा। अगर वर्म ऑप्शन में नहीं होता तो वायरस भी लगाया जा सकता था, क्योंकि अगर पढ़ा जाए, अगर आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो वायरस के अंतर्गत वर्म को पढ़ा जाता था। बाद में वायरस वर्म को एक अलग कैटेगरी बना दिया, लेकिन पहले शुरुआत में क्या होता था, वायरस के अंदर ही वर्म को पढ़ते थे। तो चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्म, क्योंकि क्या बना है, प्रतिलिपि बना रहे हैं और कंप्यूटर गति कम कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, मेमोरी को भरता है, और मेमोरी जितनी ज़्यादा भरी जाएगी कंप्यूटर की गति उतनी ही कम होगी। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डैश वह तरीका है जिसका प्रयोग हैकर के द्वारा यूज़र की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, स्निफिंग, स्पूफिंग, स्नूपिंग और ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला हुआ है, डैश वह तरीका है जिसका प्रयोग हैकर के द्वारा यूज़र की गतिविधियों की निगरानी करना, मतलब यूज़र को इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना है। तो पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है, तो एक होता है स्निफिंग। तो स्निफिंग का मतलब क्या है, स्निफिंग का अर्थ होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हैकर लगातार डेटा फ्लो होता है नेटवर्क में, उसको निगरानी करता है। स्पूफिंग का मतलब हो जाता है कि हैकर आपको बेवकूफ़ बनाता है, मतलब आपको नकली वेब पेज पर नकली यूज़र से मिलाएगा, ठीक है। तो आपको बेवकूफ़ बनाना मतलब किसी और की आइडेंटिटी धारण करना, स्पूफिंग हो जाती है। फिर स्नूपिंग। तो स्नूपिंग का मतलब क्या होता है, तो स्नूपिंग का मतलब होता है कि यदि एक ऐसी हैकिंग एक्टिविटी जिसमें हैकर के द्वारा किन्हीं दो यूज़र्स के बीच में उनकी जानकारी को उन दोनों की अनुमति के बिना सुना जाए, जैसे फ़ोन टैपिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात कर जाएँ तो स्पूफिंग और स्नूफिंग हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, स्पूफिंग यहाँ पर आपको क्या करता है, अगर निगरानी करता नहीं है। स्नूपिंग भी आपका क्या करता है, सुनता जरूर है, लेकिन यहाँ पर निगरानी वर्ड बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर जो बेहतर वर्ड है वो है स्निफिंग। तो कभी भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए कि बताइए निगरानी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं स्नीफर या स्निफिंग। अगर क्रिया पूछी जाए तो स्निफिंग है और प्रोग्राम पूछी जाए तो स्नीफर है। तो एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो नेटवर्क में फ्लो होने वाले डेटा पर लगातार निगरानी करते हैं, स्नीफर। और इसके लिए जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है वो हो जाती है स्निफिंग। आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस तरीके का इस्तेमाल मुख्य कंप्यूटर या सर्वर की नकली अनुरोधों से बचाने के लिए किया जाता है, प्रॉक्सी सर्वर, ईमेल सर्वर, सिक्योर सर्वर और नन ऑफ दीज। तो पहले बात क्या है कि मुख्य सर्वर कि नकली अनुरोधों, तो होता क्या है कि कई बार हैकर्स क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को डाउन कराने के लिए क्या करते हैं, एक अटैक करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। क्या कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस, DOS, यहाँ ओ स्मॉल आएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि आपके सिस्टम पर लगातार बहुत सारी फेक रिक्वेस्ट क्या की जाती हैं, बम्बार्डिंग की जाती है, लगातार फेक रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं। और लगातार फेक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए होता क्या है कि हमारा सिस्टम पर लोड पड़ता है और वो क्रैश हो जाता है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक नकली सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, और नकली सर्वर के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रॉक्सी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पहला। तो अगर कभी भी आ जाए कि नेटवर्क में किसका प्रयोग सर्वर की सुरक्षा के लिए करते हैं, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा प्रॉक्सी सर्वर। आप समझ पा रहे हैं कि भाई आप सीधे सीधे डायरेक्ट मेन सर्वर से कनेक्ट ना होकर प्रॉक्सी से कनेक्ट होते हैं। प्रॉक्सी आपको रीडायरेक्ट करता है मेन सर्वर पर। तो अगर सर्वर हैक भी होगा तो कौन सा होगा, प्रॉक्सी होगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डैश वह गतिविधि है जो कि किसी भी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वायरस, वॉर्म, अटैक और थ्रेट। तो अब क्या बोला हुआ है, वह गतिविधि है। पहली बात क्या है, गतिविधि जो किसी भी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यह एक्टिविटी के बारे में बात की गई है। तो वायरस, वॉर्म, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही एक्टिविटी नहीं होते। अब थ्रेट क्या है और अटैक, तो यहाँ पर बात की जाती है कि पहुँचा सकते हैं, पॉसिबिलिटी के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, पॉसिबिलिटी, पहुँचा सकते हैं, पहुँचाएंगे नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थ्रेट। क्या आंसर हो जाएगा, थ्रेट। तो वे सभी संभावित कारक जो नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं थ्रेट। तो वायरस और वॉर्म एक्चुअली थ्रेट ही होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें क्या, मैन इन द मिडिल, स्पूफिंग, ये सब अटैक होंगे। तो यहाँ सिस्टम नुकसान पहुंचाने के बारे में बात की गई है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, थ्रेट। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस थोड़े से डेप्थ के लग रहे होंगे, लेकिन पेपर में इससे जुड़े हुए सवाल आए हैं, तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसी से जुड़े हुए, इसी से मिलते जुलते
एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो कन्फर्म ही है। आप चाहें तो पुराने पेपर से मैच करा सकते हैं। अगला, निम्न में से कौन एक उपलब्धता को प्रभावित करने वाला अटैक है? मैन इन द मिडिल, स्नूपिंग, स्पूफिंग और DOS। तो दोस्तों होता क्या है कि कंप्यूटर में की जो सिक्योरिटी है वो 3 टर्म पर डिपेंड करती है, CIA। C मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, I मतलब इंटीग्रिटी और A मतलब अवेलेबिलिटी। और जब भी कोई अटैक किया जाता है तो उस अटैक का मुख्य मकसद होता है इन तीनों में से किसी एक को प्रभावित करना। मतलब या तो गोपनीयता प्रभावित हो जाए, या अखंडता प्रभावित हो जाए, या उपलब्धता प्रभावित हो जाए। तो आपके जो अटैक्स हैं उसको इन 3 आधार पर ही कैटेगराइज किया गया है। और सवाल क्या पूछा हुआ है कि उपलब्धता को मतलब अवेलेबिलिटी को प्रभावित करने वाला अटैक, मतलब एक ऐसा अटैक जिसके बाद आपका सर्वर एक्चुअल या जेन्युइन यूज़र के लिए एक्सेसिबल नहीं हो। मतलब आप सर्वर का इस्तेमाल करना चाहो लेकिन आप इस्तेमाल ना कर पाओ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसमें आपके सिस्टम को क्रैश करा दिया जाता है फेक रिक्वेस्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है ऑप्शन क्या है, D में दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा D। तो चलिए, आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अटैक के टाइप समझने हैं तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा, क्योंकि ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, डैश वह अटैक है जिसमें एक हैकर यूज़र की जानकारी के बिना माध्यम के बीच से डेटा की चोरी कर लेता है। वर्म, स्नूपिंग, बैकडोर और स्नीफिंग। तो पहली बात क्या है, अटैक के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, अटैक। तो वर्म तो अटैक होता नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब क्या बोला हुआ है, यूज़र की जानकारी के बिना माध्यम के बीच से डेटा की चोरी, मतलब यूज़र को पता नहीं पड़ता लेकिन डाटा की चोरी हो जाती है। तो ऑप्शंस बाकी देखते हैं। तो अगला स्नूपिंग। तो स्नूपिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था। तो स्नूपिंग का मतलब हो जाता है एक ऐसा अटैक जिसमें हैकर सेंडर और रिसीवर के मध्य से डेटा को चोरी कर लेता है। और इसका उदाहरण मैंने अभी बताया था, फ़ोन टैपिंग। तो इसका आंसर स्नूपिंग हो सकता है, लेकिन बाकी पहले देख लें। फिर आता है बैकडोर। तो बैकडोर का मतलब क्या हो जाता है, तो बैकडोर एक कैटेगरी है सॉफ्टवेयर्स की जिसका इस्तेमाल हैकर्स यूज़र के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए करते हैं। तो ये तो अटैक है नहीं। फिर है स्नीफिंग। तो स्नीफिंग मैंने अभी आपको समझाया था कि निगरानी करना होता है। तो B आंसर हो सकता था, C और D तो कंफर्म नहीं है। तो अब बचता केवल क्या, B, क्योंकि ये तो हमने क्या बोला, वो अटैक ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा B। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका संबंध वायरस से नहीं है? न्यू, डोरमेंट, एग्जीक्यूशन और ट्रिगरिंग। तो अब यहाँ बात की जाए तो ये काफ़ी अजीब सवाल लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये काफ़ी डेप्थ का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है हमारा वायरस के लाइफ साइकिल से। तो अगर हम बात करते हैं तो वायरस की लाइफ साइकिल 4 स्टेप्स में होती है। तो उनमें से कौन कौन सी है, तो यहाँ पर न्यू नाम की स्टेट नहीं होती, डोरमेंट होती है, प्रोपोगेशन होती है, एग्जीक्यूशन होती है और ट्रिगरिंग होती है। ये 4 होती हैं, न्यू नहीं होती। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा A, न्यू। बाकी डोरमेंट, एग्जीक्यूशन, ट्रिगरिंग क्या होता है ये अपन किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। और आई थिंक मैंने अपनी काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जो वायरस से रिलेटेड है, आप उसको देख सकते हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए उसका हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका प्रयोग हैकर के द्वारा उन सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है जिनका फायरवॉल सिस्टम को एक्सेस होने से रोकती है? चलिए, निम्न में से किसका प्रयोग हैकर के द्वारा उन सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है जिनकी फायरवॉल सिस्टम को एक्सेस होने से रोकती है? ट्रोजन हॉर्स, बैकडोर, की लॉगर और ये सभी। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई हैकर ने क्या करा, सिस्टम को हैक करने की कोशिश करी। अब हैक करने की कोशिश करी तो फायरवॉल ने क्या करा, उसके प्रवेश को रोक दिया। अब यहाँ हैकर चोरी तो करना चाहता है लेकिन सामने क्या है, निगरानी लगी हुई है। अब निगरानी लगी हुई है तो उसे कोई ना कोई थर्ड तरीका निकालना पड़ेगा जिससे डाटा की चोरी की जा सके। तो ट्रोजन हॉर्स के बारे में बात की जाए तो ये क्या होते हैं कि आपके किसी इंपॉर्टेंट फाइल के साथ में जाकर अटैच हो जाते हैं और डाटा की चोरी करते हैं। बैकडोर का इस्तेमाल भी किसी भी सिस्टम को पीछे से मतलब चोर दरवाजे से एक्सेस करने के लिए किया जाता है, और की लॉगर भी यही काम करते हैं। तो अगर हैकर डायरेक्ट हैकिंग नहीं कर पाता तो फिर वो क्या करता है, इन टूल्स का इस्तेमाल करता है इन्फॉर्मेशन की चोरी करने के लिए। अब ये क्या होते हैं इसको हम किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। अभी यहाँ पर हम आंसर समझ लेंगे कि अगर डायरेक्टली हैकिंग नहीं हो पा रही है तो डेटा को चोरी करने के लिए हम किसी न किसी अदर प्रोग्राम या टूल का प्रयोग करेंगे, और ये
ये तीनों उसी तरह की श्रेणी हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं? ये किसी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के साथ में जुड़ जाते हैं और सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। बैकडोर होते हैं ऐसे प्रोग्राम जिसके लिए जो दिखते कुछ और है लेकिन आपने अनुमति एक्सेस की दे रखी है। जैसे आपने एक ऐप डाउनलोड किया और उस ऐप ने आपकी कॉल रिकॉर्ड्स मांग लिए तो और कॉल करने की अनुमति मांग ली, तो वो हो जाएगा बैकडोर। या कीलॉगर आपके द्वारा दबाई जाने वाली कुंजियों का रिकॉर्ड रखेगा। तो ये तीनों मैंने आपको समझा दिए हैं जो एक लाइन में हो सकता है। तो चलिए अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश वह अटैक है जिसमें हैकर के द्वारा यूज़र की किसी क्रिया का दोहराव करता है। मास्कुरेडिंग, मॉडिफिकेशन, रेपुडिएशन और रिप्लेइंग। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है? ये भी एक अटैक ही है। तो अब यहाँ पर बोला कि यहाँ क्रिया का दोहराव हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम क्रिया का दोहराव करते हैं जिससे क्या हो कि हमारा हैकर क्या करे, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके या किसी न किसी प्रकार का गेन प्राप्त करे, तो यहाँ पर हमारा अटैक होता है रिप्लेइंग अटैक। कौन सा हो जाएगा? रिप्लेइंग अटैक हो जाता है। आप मास्कुरेडिंग, मॉडिफिकेशन, रेपुडिएशन अपन पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि ये अगर इनको समझने गए तो आपका 15 से 20 मिनट इन्हीं को समझाने में चले जाएंगे और ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है। फिर भी यहाँ समझ लीजिए कि दोहराव का जिक्र किया जाए तो आंसर होगा रिप्लेइंग। ठीक है, तो चलिए अगला हम देखेंगे। डैश वह प्रोग्राम है जिसमें यूज़र्स की कीबोर्ड एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। मॉडिफिकेशन, रिप्लेइंग, वायरस और की लॉगर। तो दोस्तों अभी मैंने आपको समझाया हुआ था कि की का रिकॉर्ड रखना, तो की का रिकॉर्ड रखना किसका काम है? की लॉगर का काम है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, की लॉगर। ओके, चलिए अब बात करेंगे हमारे 14वें क्वेश्चन की। क्या है? निम्न में से कौन सा कथन वायरस के बारे में सत्य नहीं है? वायरस वह प्रोग्राम होते हैं जो किसी फाइल या फोल्डर का इस्तेमाल होस्ट के तौर पर करता है। वायरस का जीवनकाल 4 चरणों में बटा हुआ है। दुनिया का पहला वायरस क्रीपर माना जाता है। बॉम्ब मैक ओएस का एक वायरस है। तो अब क्या बोला हुआ है कि सत्य नहीं है। तो देखते हैं। तो वायरस वह प्रोग्राम होते हैं जो किसी फाइल या फोल्डर का इस्तेमाल होस्ट के तौर पर करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि वायरस जो होते हैं वो किसी फाइल और फोल्डर का इस्तेमाल किसके तौर पर करते हैं? होस्ट के तौर पर करते हैं। चलिए अगला क्या है? वायरस का जीवनकाल 4 चरणों में बटा होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि वायरस का जीवनकाल 4 चरणों में ही बटा होता है। फिर तीसरा, दुनिया का पहला वायरस क्रीपर माना जाता है। तो ये भी बात सत्य है कि दुनिया का पहला वायरस क्रीपर ही माना जाता है। हाँ, कभी कभी किसी बुक्स में आपको हो सकता है सी ब्रेन दिखाई दे। इवन अगर आंसर में सी ब्रेन दिया जाएगा और क्रीपर नहीं दिया जाएगा तो सी ब्रेन लगाएंगे। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो डी क्या है? बॉम्ब मैक ओएस का एक वायरस नहीं है, बॉम्ब मैक ओएस का एक बग या एरर है। तो अगर हम बॉम्ब के बारे में बात करें तो बॉम्ब क्या होता है? मैक ओएस का एक वायरस नहीं है, ये एक बग या एरर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। डैश वाइट हैट हैकर के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इंट्रूडर, अटैकर और ये सभी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हैकर होता क्या है। तो हैकर एक एक्सपर्ट व्यक्ति होता है जिस कंप्यूटर्स के सभी क्षेत्र, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो, सभी में महारत हासिल होती है, मतलब सिद्धस्त होता है। अब हैकर भी कई प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली हैकर्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और वो होते हैं ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर और ग्रे या ब्लू हैट हैकर। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे हैं लेकिन वो एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। आपको केवल 3 ही याद रखने हैं कि बेवजह का ज़्यादा ज्ञान आप प्राप्त करोगे तो सिर्फ कन्फ्यूजन ही बढ़ेगी। आपको इतना बताया जा रहा है कि बहुत है, मोर देन इनफ है। तो 3 तरह के होते हैं। ब्लैक हैट हैकर होते हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं, मतलब आपकी अनुमति के बिना डाटा की चोरी करेंगे, डाटा को नुकसान पहुँचाएंगे। अब इसका काउंटर पार्ट कौन है? विपरीत होते हैं वाइट हैट हैकर। तो ये क्या करते हैं? इन हैकर से आपकी सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे हैकर जो ब्लैक हैट हैकर्स के अटैक से आपको बचाते हैं या सुरक्षा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाइट हैट हैकर कहते हैं। और इनके लिए एक बेहतर नाम इस्तेमाल किया जाता है, वो है एथिकल हैकर। क्या इस्तेमाल करते हैं? एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की सुरक्षा कर रहे हैं ना ब्लैक हैट हैकर से, तो या तो एथिकल हैकर होगा या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होगा। तो पिछले एग्जाम में अगर आप देखें तो एथिकल हैकर से जुड़ा हुआ सवाल था, मैंने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर दिया। तो हो सकता है ये पूछ लें, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग माध्यम में डेटा की निगरानी के लिए करते हैं। वायरस, ट्रोजन, मालवेयर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि माध्यम डेटा की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल होता है स्नीफर का। स्नीफर 4 ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब बात करेंगे अगला। तो AES का विस्तृत रूप है। तो AES का मतलब होता है एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या होता है? एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और अगर हम बात करें AES की, तो AES का पूरा नाम डी में दिया हुआ है, तो ये सही है। अब इसके अलावा आप एक बोनस फैक्ट जान लीजिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो AES के बारे में बात की जाए तो AES की लेंथ पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? AES की लेंथ। तो दोस्तों आपको याद रखना है, तो AES की लेंथ क्या होती है? तो इसकी होती है 128 बिट, 192 बिट और 256 बिट। तो अगर AES 256 लिखा हुआ है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 256 बिट हो जाएगी। AES 192 दिया जाए तो 192 बिट हो जाएगी, और AES 128 दिया जाए तो 128 हो जाएगी। इन तीनों में से एक ही बिट होती है और साथ में लिखा जाएगा। तो आंसर है यहाँ पर क्या? एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसके अलावा मैंने लेंथ आपको बता ही दी है। तो चलिए अगला देखेंगे अब हम। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? इंक्रिप्शन का अर्थ है। तो दोस्तों ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और आपको इसको रट लेना है। क्या याद रखना है कि इंक्रिप्शन का क्या मीनिंग होती है? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन का मतलब होता है आपका प्लेन टेक्स्ट को चिपर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया। क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट को चिपर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया। ये अगर किसी एग्जाम में आ जाए तो यही देखना कि प्लेन टेक्स्ट को चिपर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया। क्या याद रखोगे कि हमारा एक सामान्य टेक्स्ट था या नॉर्मल टेक्स्ट था, इसको आप चिपर या इन क्या है कोडेड टेक्स्ट में बदल रहे हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? हमारी इंक्रिप्शन कहलाती है। और इसका जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, इसके अगर हम बात करें जस्ट अपोजिट, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा क्या? डिक्रिप्शन। तो यहाँ पर हमारा क्या है? प्लेन टेक्स्ट को चिपर टेक्स्ट में बदलने के बारे में बात की गई है, तो चिपर को टेक्स्ट को प्लेन नहीं, तो ये बात बी में की हुई है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन DES के बारे में सत्य नहीं है? तो DES भी क्या है? AES की तरह इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और सर्वाधिक इसी का प्रयोग होता है। तो इसकी लेंथ 64 बिट होती है। सही बात है। यह सर्वाधिक सुरक्षित है, कह नहीं सकते। इसमें 16 राउंड होते हैं, ये बात सत्य है। और ये सभी, तो अगर पहला सही है, तीसरा सही है, तो असत्य कौन सा हुआ? बचता बी। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा, ये सर्वाधिक सुरक्षित नहीं कंसीडर होता। इसके अलावा दूसरे हैं। अगला है ब्लोफिश। ब्लोफिश डैश से संबंधित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारी इंक्रिप्शन दो प्रकार की होती है, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन और असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। तो हम जो पढ़ते हैं, ज़्यादातर जो पढ़ा जाता है वो है सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। तो इसमें AES, DES, ब्लोफिश, एल्गोल ये सब पढ़ा जाता है। तो अब ब्लोफिश किससे संबंधित है? तो ये होता है सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन से। किससे होता है? सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन से। तो याद रखिए आप, तो इंक्रिप्शन दो प्रकार की होती है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब हो जाता है कि जहाँ पर आपकी पब्लिक और प्राइवेट की एक ही हो, जहाँ पर क्या हो? पब्लिक और प्राइवेट की एक ही हो। वहीं पर असिमेट्रिक का मतलब होता है जहाँ पब्लिक और प्राइवेट की क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। जहाँ पब्लिक और प्राइवेट की क्या हो? एक ही हो, तो उसे बोलते हैं क्या? सिमेट्रिक। और जहाँ पब्लिक और प्राइवेट की अलग अलग हों तो उसे बोलते हैं असिमेट्रिक। अब पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की क्या होती है, आपको मुझे जल्दी से कमेंट में बताना है, तो बता दीजिए। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? UPI को प्रबंधित करने वाला संस्थान है। तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा टफ करके पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। तो पहली बात, UPI का पूरा नाम क्या है? तो UPI का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और यह दुनिया को भारत की देन माना जाता है। मतलब पेमेंट में क्रांति का तरीका है। तो अगर हम देखें तो ये भारत के द्वारा ही आविष्कृत है। अब बात आती है कि UPI आया कब? तो UPI आया हमारा कब? 2016 में। कब आया है? 2016 में। और ये भारत सरकार का एक संस्थान है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या पूरा नाम है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रबंधित या मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो आपको मुझे एक फैक्ट बताना है कि भारत में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया UPI ऐप कौन सा है? ठीक है, क्या बताना है? भारत में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया UPI ऐप का नाम क्या है? तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो निम्न में से किसका प्रयोग बड़ी राशियों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पहुंचाने के लिए करता होता है? UPI, निफ्ट, RTGS और IMPS। तो दोस्तों ये एक्चुअली क्या है? एक हमारा क्वेश्चन है ई-कॉमर्स से रिलेटेड, और ई-कॉमर्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक सी चीज़ें। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पर क्या देखो UPI। तो दोस्तों आपने अगर UPI इस्तेमाल किया है तो UPI का इस्तेमाल कभी भी बड़ी राशियों के लिए नहीं होता, छोटी राशियों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि UPI की लिमिट कितनी होती है? तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए UPI से हम कितने अधिकतम रुपये बेच सकते हैं। फिर आता है निफ्ट, RTGS और IMPS। तो अगर यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो सवाल में क्या बोला? बड़ी राशियों के लिए। तो क्लियर किया हुआ बड़ी राशियों। तो बड़ी राशियों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं RTGS। किसका इस्तेमाल करते हैं? RTGS। इस सवाल को ऐसे ही बोल सकते हैं कि बताइए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा RTGS। तो यहाँ जो G वर्ड है वो ग्रॉस को रिप्रेजेंट करता है, रियल टाइम ग्रॉस। ठीक है, R से रियल, T से टाइम, G से ग्रॉस। अब ऐसे आपको क्या फुल फॉर्म होता है मुझे जल्दी से बता दीजिए।
चलिए अगला देखते हैं। CERT का संबंध है मालवेयर से, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से और साइबर सिक्योरिटी से। तो CERT अगर बात की जाए तो CERT एक संस्था है। CERT क्या एक संस्था है जो कि जुड़ी हुई है हमारी साइबर सिक्योरिटी से। किससे जुड़ी हुई है? साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आपको अभी याद होगा कुछ समय पहले भारत सरकार ने कुछ ऐप को बैन कर दिया था। क्या करा था? कुछ ऐप बैन कर दिए थे। तो उस ऐप को बैन करने की जो सलाह देने वाली संस्था थी, मतलब भारत सरकार की एक संस्था है जो क्या करती है, लगातार ऐप और वेबसाइटों को क्या करती रहती है, जांचती रहती है और सुरक्षा के लिए कौन से सही हैं, कौन से सही नहीं हैं, ये बताती है। ठीक है, तो CERT का पूरा नाम है क्या? तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। क्या होती है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो सरकार को सलाह देती है कि भारत सरकार में लोगों के लिए कौन कौन से ऐप सही हैं, कौन से ऐप सही नहीं हैं, किसको सरकार को बैन करना चाहिए, किसको नहीं। तो सरकार इसकी सलाह सुनती है, इसकी सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी ऐप बंद होते हैं उनके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन हैकर के बारे में सत्य है? यह सिस्टम व नेटवर्क को अनधिकृत तौर पर एक्सेस करता है। यह सिस्टम व नेटवर्क को किसी टूल के माध्यम से क्रैक करता है। यह सिस्टम व नेटवर्क को अनधिकृत तौर पे एक्सेस करता था, डेटा की चोरी करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा ज़्यादा सही, तीनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो तीसरा क्या क्या है, ज़्यादा सत्य है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अनधिकृत तौर पर एक्सेस तो करेगा लेकिन डेटा की चोरी भी करेगा। तो यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे सी। ठीक है, पहला और दूसरा अगर ये सी नहीं होता तो पहला आंसर हम लगा सकते थे। हाँ, बी के लिए पहले हम क्रैकर को ढूंढेंगे। तो अगला क्या है? निम्न में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण नहीं माना जा सकता? तो वायरस, वर्म, कीलॉगर और एडवेयर। तो दोस्तों अगर आपने मालवेयर पढ़े हैं तो आपको मालवेयर के बारे में पता होगा कि मालवेयर में अगर देखें तो एडवेयर को कभी कभी मालवेयर मानते हैं और कभी कभी मालवेयर नहीं मानते। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, एडवेयर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। डैश वह वायरस है जो सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल को इन्फेक्ट करता है? फाइल वायरस, मैक्रो वायरस, कैविटी वायरस और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वायरस भी कई टाइप के होते हैं। तो बोला हुआ है कि डॉक्यूमेंट फाइल, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट है कि लोग गलत करते हैं। तो डॉक्यूमेंट फाइल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस होता है मैक्रो वायरस। कौन सा होता है? मैक्रो। वहीं पर फाइल वायरस सिस्टम फाइल को इन्फेक्ट करता है। और कैविटी वायरस की विशेषता क्या होती है? तो एक ऐसा वायरस जो क्या करेगा कि जहाँ भी फ्री स्पेस होगा वहाँ पर जाकर बैठ जाएगा और अन्य फाइलों को वहाँ पर आने नहीं देगा। तो कैविटी दूसरों फाइलों को लोड होने से रोकेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। तो मैंने फाइल वायरस बता दी जो सिस्टम फाइल को इन्फेक्ट करे। मैक्रो वायरस केवल इन्फेक्ट करता है डॉक्यूमेंट फाइलों को, और कैविटी वायरस क्या करता है, फ्री स्पेस में जाकर कब्जा कर लेता है और अन्य फाइलों को लोड होने से रोकता है। तो चलिए अगला देखेंगे हम। तो भारत का पहला वायरस माना जाता है सी ब्रेन, आई लव यू, हैप्पी बर्थडे जोशी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो भारत का पहला वायरस माना जाता है हैप्पी बर्थडे जोशी। कौन सा माना जाता है? हैप्पी बर्थडे जोशी। आपको याद रखना है भारत का पहला वायरस कौन सा है? हैप्पी बर्थडे जोशी माना जाता है। तो चलिए अब हम देखेंगे हमारे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? डैश वह वायरस है जो अपनी पहचान छिपाने में माहिर माने जाते हैं? कैविटी, ओवरराइट, रेड हैट और स्टेल्थ। तो सवाल का इंपॉर्टेंट क्या है? पहचान छिपाने में माहिर। और दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर में या फिर सुनते रहते हैं चीज़ों को तो वहाँ पर आपने सुना होगा स्टेल्थ वर्ड। तो स्टेल्थ का मतलब ही होता है जो छिपने में माहिर हो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्टेल्थ वायरस। तो चलिए अगला हम देखेंगे 29। अब मैं कैविटी समझा चुका हूँ। ओवरराइट वायरस का मतलब और बता देता हूँ। तो ओवरराइट वायरस का मतलब होता है वह वायरस जो फाइल के डेटा को चेंज कर दें। और फिर आता है रेड हैट। तो रेड हैट कंसीडर एक वायरस का एक नाम है, और रेड हैट कई बार कंसीडर वायरस भी कंसीडर नहीं किया जाता। ये एक मालवेयर का, ये एक वर्म का टाइप माना जाता है। तो चलिए बहुत सारी जगह अगर आप सर्च करने जाएंगे तो वायरस ही दिखाएगा, लेकिन एक्चुअली ये एक वर्म है। तो अब हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सा कथन मल्टीपार्टाइट वायरस के बारे में सत्य नहीं है? अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले के पेपरों को उठाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था। यह सिर्फ सिस्टम फाइल को इन्फेक्ट करता है, यह सिर्फ हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट करता है, यह सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल को प्रभावित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल क्या? मल्टीपार्टाइट वायरस। तो दोस्तों अगर हम वायरस के बारे में बात करें तो आपको अभी तक तो समझ में आ गया कि वायरस कई प्रकार के होते हैं। जैसे फाइल वायरस होता है, मैक्रो वायरस होता है, मेमोरी रेसिडेंट वायरस होता है, स्टेल्थ वायरस होता है, कैविटी वायरस होता है। तो अब ये किसी न किसी स्पेसिफिक क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि फाइल वायरस केवल सिस्टम फाइल को इन्फेक्ट करता है, मैक्रो वायरस केवल डॉक्यूमेंट फाइल को इन्फेक्ट करता है, ओके। बूट सेक्टर वायरस
केवल हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को या फ्लॉपी के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, लेकिन एक ऐसा वायरस जो बूट सेक्टर को भी प्रभावित करे, मेमोरी को भी प्रभावित करे, सिस्टम फाइल को भी प्रभावित करे, डॉक्यूमेंट फाइलों को भी प्रभावित करे, तो हो जाता है मल्टीपार्टाइड, मतलब मल्टीपल जगह पर अपने हाथ पैर फैलाएगा। तो ये चीज़ तीनों में नहीं दी गई है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। और अब बात करेंगे हमारे आखिरी क्वेश्चन का। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से कौन एक वायरस का उदाहरण नहीं है? कोड रेड, सीब्रेन, बॉम्ब और क्रीपर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ था थोड़ी देर पहले कि बॉम्ब को कई बार केवल एक एरर कंसीडर किया जाता है, वायरस कंसीडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आंसर है बॉम्ब। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? साइबर सिक्योरिटी से। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के दूसरे क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कमी समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।